देखिए कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और वो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनाई गई इसके बारे में बात करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, या हमने इसको बोला था इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट इज ए रिलेशन बिटवीन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी गैस का कितना प्रेशर है, उस कंटेनर के अंदर क्या वॉल्यूम है और क्या टेम्परेचर है, इन तीनों में जो रिलेशन होता है उसको इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। और इक्वेशन ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन का यूज करते हैं, तो आंसर आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हैं। ओके, तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन थी, इट इज ए रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस, आर इज ए कांस्टेंट, एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। सो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। और ये इक्वेशन कैसे बनाई गई इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ बॉयल्स लॉ है, और बॉयल्स लॉ में हमने क्या स्टडी किया, दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लॉज आपको याद रखनी है। ये आगे का जो चैप्टर है केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें भी ये सारी लॉज काम आएंगी। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसको डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं आपको उस चैप्टर में। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर is directly proportionate to volume. Pressure is inversely proportionate to volume, not directly proportionate, inversely proportionate to volume. इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज कब होगी, तो आंसर है कंप्रेशन में। तो ये स्टेटमेंट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेशन करने पर वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो पार्टिकल्स के बीच में एक कंटेनर के अंदर जो गैस थी, पहले ये इतने वॉल्यूम में फैली हुई थी, ये इसकी वॉल्यूम थी, और ये ऐसा रैंडम मोशन करते हुए एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे। तो इस कोलिजन की वजह से ये कंटेनर की वॉल्स पर कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा था। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसा ट्रेवल करते हैं, चल करके जाते हैं, प्रोपिगेट होते हैं और सामने जाकर के वॉल से हिट करते हैं, और वॉल को हिट करेंगे तो वॉल्स पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब हमने क्या किया, इसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, कंटेनर छोटा कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ था, हमने ये पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करके हमने इसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने पर ये कंडीशन आ चुकी है, अब ये पिस्टन इस जगह पर आ चुका है। अगर ये पिस्टन इस प्लेस पर आ चुका है तो इस केस में इसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो चुकी है, और वॉल्यूम के डिक्रीज होने पर पार्टिकल्स क्लोजली स्पेस्ड हो चुके हैं। अगर ये क्लोजली स्पेस्ड हो चुके हैं तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो चुकी है। तो कंप्रेशन करने पर वॉल्यूम कम होगी और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। जैसे इसका रिवर्स प्रोसेस देख लेते हैं। पहले ये वॉल्यूम थी, हमने पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल किया, बाहर की तरफ खींचा। तो जब पिस्टन को बाहर की तरफ खींचेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, द स्पेस टेकन बाय द पार्टिकल विल इंक्रीज एंड द प्रेशर ऑफ द गैस विल डिक्रीज। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। तो ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है ये वाली इक्वेशन, बॉयल्स लॉ जिसको बोलते हैं। अच्छा, अब ये प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं। सो P इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम। ये अपॉन वॉल्यूम को इधर ले जाते हैं तो फॉर्मूला बनता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम is always a constant at constant temperature. किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपको कैसा मिलेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं, तो आंसर है कि आपको ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर कंडक्टिंग वॉल्स का बनाना पड़ेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है। तो जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा, कंप्रेशन में ये गर्म होता है, टेम्परेचर राइज होता है, तो जैसे ही मैं पिस्टन को डाउनवर्ड लेकर के जाता हूं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अगर पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ चुकी है तो हमें उसके टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखना है। तो पहले इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, मैंने सडनली इसको कंप्रेस किया, सडन कंप्रेशन में इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस चला गया। अब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है। तो जब मैंने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेशन पर ये कंडीशन आ गई, आफ्टर कंप्रेशन दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन है।
और यहाँ का टेम्परेचर कितना हो चुका है, यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर अभी 27 है। क्या होगा, अगर ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर रखने के लिए किस तरह का कंटेनर होना चाहिए, जिसकी वॉल्स कैसी होंगी, कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, मेटल्स की बनी होंगी, ताकि वो हीट को रेडिएट कर सके, इस एनर्जी को सराउंडिंग में रेडिएट कर सके, और फिर से इसका टेम्परेचर कितना हो सके, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर। फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस है सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। हमें पता है कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज होगा, तो कंप्रेशन में जो टेम्परेचर राइज होगा उसको दोबारा से नॉर्मल करने के लिए कंडक्टिंग वॉल्स लगा रखी हैं, और ये जो गैस यहाँ पर गर्म होगी कंप्रेशन में, वो अपनी हीट एनर्जी को सराउंडिंग में रेडिएट कर देगी। So at constant temperature, if we are decreasing the volume, then the pressure is increasing, but their multiplication is always a constant, but their product is always a constant. So this is the Boyle's law, ये Boyle's law है। इसके बाद में सेकंड लॉ हम लोग डिस्कस करते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स लॉ बताती है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में, that volume is directly proportionate to temperature। सेकंड हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं चार्ल्स लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर, अब देखिए प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर। सीधा सा मतलब ये है कि जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो वॉल्यूम राइज होगी, सेकंड कंडीशन, और जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होगी। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज कैसे हो सकती है, तो आंसर है कि हमें ऐसा अरेंजमेंट लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग हीट एनर्जी भी दे सके। कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए, कंडक्टिंग वॉल्स होंगी तभी तो हम गैस का क्या इंक्रीज कर पाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सिस्टम लिया, ये जो सिस्टम था इट इज हैविंग कंडक्टिंग वॉल्स, इसकी जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, वो कंडक्टिंग वॉल्स हैं, क्योंकि हीट का एक्सचेंज भी होना चाहिए। सो दिस इज द कंडक्टिंग वॉल्स, और यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा रखा है, एंड दिस पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस, ये फ्रिक्शनलेस है, और हमने इसको ऐसा फ्री छोड़ रखा है। अभी ये इस जगह पर है, अभी ये इस जगह पर क्यों है, नीचे क्यों नहीं आ रहा, ग्रेविटी के कारण नीचे आना चाहिए था। यहाँ पर इसके अंदर जो गैस है उसके मॉलिक्यूल जाकर के इस पिस्टन के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, कॉलिजन के कारण यहाँ पर कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये पिस्टन यहाँ पर रुका हुआ है। तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है और इसके सिस्टम के अंदर का जो प्रेशर है दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तभी तो इक्विलिब्रियम में है, ना पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमने क्या करना है, इसके टेम्परेचर को राइज करना है। अभी इसका प्रेशर है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर को राइज करना है, टेम्परेचर राइज करने के लिए कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए ताकि हम इसको हीट एनर्जी दे सके। अब मैंने यहाँ पे बर्नर लगाया, बर्नर लगा करके इसको हीटअप करना स्टार्ट किया, और जैसे ही हीटअप करूंगा एनर्जी दूंगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब पहले मॉलिक्यूल ऐसा स्लो जा करके टकराता था, अब अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है तो पहले से फास्ट चलेगा, और पहले से फास्ट चलेगा तो उस केस में जब ये कोलिजन करेगा तो पहले से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। तो जब हम किसी गैस को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, जो कोलिजन है उसमें चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, और मोमेंटम के चेंज होते ही वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही ज्यादा क्या अप्लाई होगा, प्रेशर अप्लाई होगा, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू फोर्स। एरिया तो नहीं बदलता, ये जो वॉल्स हैं इसके जितने भी एरियाज है वो कांस्टेंट है। तो कोलिजन अगर फास्ट होगा तो उस केस में फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगने से प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा। एनीवेज अब फिर से इस पे आते हैं, हमने बर्नर से हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से अब कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन में ये ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, यहाँ का जो प्रेशर है वो 2 atm हो चुका है। अब हमने क्या कर रखा है, पिस्टन को फ्री छोड़ रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल आकर के टकरा रहे हैं और 1 atm प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं वो अब पहले से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। क्या होगा, नेट फोर्स के बारे में आप पढ़ रखे हैं ना, नेट फोर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर 1 atm है, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर 2 atm है, रिजल्टेंट क्या होगा,
तो आंसर है रिजल्टेंट ये होगा कि पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब क्या होने वाला है, एक्सपेंशन। तो टेम्परेचर राइज करने से वॉल्यूम बढ़ रही है। ये जो केस है ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। फ्री एक्सपेंशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पिस्टन के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पिस्टन इस पोजीशन से इस पोजीशन तक यहां तक आ चुका है। दिस इज द न्यू पोजीशन। अब अगर पिस्टन यहां पर आ चुका है तो आप खुद सोचिए कि मॉलिक्यूल्स ने कुछ वर्क डन किया होगा, तो मॉलिक्यूल्स की जो पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी फिर से। ये पिस्टन अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं, इसको ऊपर ले जाने के लिए मॉलिक्यूल्स जाकर के इससे कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में इससे कोलिजन करते हैं और कोलिजन करके इस पर फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगा करके इसको डिस्प्लेस करते हैं। पहले ये पिस्टन इस पोजीशन पे था, अब ये इस पोजीशन पे आ गया, तो मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल्स ने किया वर्क डन। अगर पार्टिकल्स ने वर्क डन किया तो पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी। ये एक दो स्टेटमेंट्स हैं, आप याद रख लीजिए। व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज डूइंग द वर्क, द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज। अगर ऑब्जेक्ट वर्क डन करेगा तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। इफ वी आर डूइंग द वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट देन द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज। अगर हम किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे हम लोग साइकिल राइड करते हैं, साइकिल राइड करते हैं तो हमें पैडलिंग करनी पड़ती है। तो पैडलिंग करने से क्या होता है, हम देखते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है साइकिल की। वेलोसिटी इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि हम पैडल के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेस कर रहे हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वी आर डूइंग द वर्क ऑन द साइकिल। और अगर हम साइकिल पे वर्क डन कर रहे हैं तो उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि क्या इंक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब हम साइकिल पर फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उसके पेडल पर फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो हम वर्क डन करते हैं और वर्क डन करने से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। यहाँ पर कौन वर्क डन कर रहा है, क्या हम सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हैं, क्या मैं पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा हूँ या नीचे की तरफ लेकर के जा रहा हूँ, तो आंसर है नो, वी आर नॉट डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम, द सिस्टम इज डूइंग द वर्क। ये सिस्टम वर्क करता है। पार्टिकल्स अपनी एनर्जी से जाकर के इससे टकराते हैं और अपनी एनर्जी इसको देते हैं। जब कॉलिजन करते हैं तो फोर्स लगने से ये पिस्टन डिस्प्लेस होता है ऊपर की तरफ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है और इन पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाती है। अगर पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाती है तो इनकी वेलोसिटी भी कम होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो चुकी है तो वेलोसिटी भी कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो अब जो कॉलिजन पहले जितना हो रहा था अब उतना नहीं होगा। तो फिर से प्रेशर 2 atm से कितना हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्री एक्सपेंशन होता है। फ्री एक्सपेंशन होने का मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो जितना टेम्परेचर डबल करोगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगी। अच्छा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो, मैंने इस सिस्टम को उठा करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगर मैंने इस सिस्टम को रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो मैं देखता हूं कि मॉलिक्यूल्स अपनी हीट एनर्जी ये कंटेनर की वॉल को हिट करते हैं। कंटेनर की वॉल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आसपास की सराउंडिंग में हीट को रेडिएट करते हैं, क्योंकि आसपास एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आकर के इससे टकराएंगे तो इसकी एनर्जी उन पार्टिकल्स में चली जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी। तो धीरे धीरे ये अपनी एनर्जी का लॉस करते जा रहे हैं, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और ये जो गैस थी वो 27 डिग्री सेल्सियस पे थी। So it is at the higher temperature and surrounding is at the lower temperature. So the heat energy will transfer from the high temperature to the low temperature. तो इस केस में क्या होगा, ये हीट एनर्जी को यहाँ पे रेडिएट करेगा तो पार्टिकल्स की एनर्जी कम होती जाएगी। अब वो पहले से कम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगी। And this is the example of compression. यहां पर हो रहा है compression, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। देखिए प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहेगा, दोबारा से सुनिए इसके बारे में। अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अभी हमारा आधा अधूरा ज्ञान है ना, इसलिए कुछ बातें हमें सीखनी पड़ेंगी। केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में स्टार्टिंग में फर्स्ट डेरिवेशन आएगा प्रेशर का, प्रेशर ऑफ द गैस। और उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे दैट प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स।
तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और वेलोसिटी से हम लोग क्या डिसाइड करते हैं? काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करते हैं क्या? तो अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि जब हम इस गैस को हीटअप करेंगे, जैसे ही इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये इसकी सेकंड पोजीशन आ जाएगी। बिकॉज इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दीज पार्टिकल्स आर अप्लाइंग द प्रेशर, अपवर्ड प्रेशर, सो इट इज मूविंग अपवर्ड्स। पहले ये इस पोजीशन पे था पिस्टन, अब ये सेकंड पोजीशन पे आ चुका है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये पार्टिकल्स जाकर के टकरा रहे हैं तो कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहा? प्रेशर कांस्टेंट ऐसे रहा कि ये पार्टिकल जब जाकर के कोलाइड करता है, कोलिजन में क्या होगा? कोलिजन में एनर्जी एक्सचेंज होगी। इस पार्टिकल की एनर्जी इस पिस्टन के पार्टिकल्स में जाएगी। अगर पिस्टन के पार्टिकल्स में जाएगी तो इसकी एनर्जी कम हो गई। अगर इसकी एनर्जी कम हो चुकी है तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर वेलोसिटी कम हो चुकी है तो प्रेशर फिर से कम हो जाएगा। तो जब हम इसको गर्म कर रहे थे, गर्म करने पर पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ी थी, क्योंकि हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। पार्टिकल पहले से फास्ट जा रहे थे तो इसका प्रेशर 2 atm हो चुका था। लेकिन जैसे ही एक्सपेंशन होगा, जैसे ही एक्सपेंशन होगा, प्रेशर फिर से कितना हो जाएगा? प्रेशर फिर से 1 atm हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा पिस्टन को ऊपर ले जाने में। काइनेटिक एनर्जी कम होने से वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होने का मतलब है कि सिस्टम का प्रेशर क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो इस तरह से प्रेशर को कांस्टेंट रखा। तो हम लोग बर्नर लगा करके जब इसको गर्म करेंगे, नो डाउट प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेंशन होता जाएगा प्रेशर फिर से पहले जितना हो जाएगा 1 atm हो जाएगा। एक्सपेंशन होने पर पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, अब कोलिजन में टाइम लगेगा, प्रेशर फिर से नॉर्मल हो गया। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और ऐसा करने पर प्रेशर कैसा रहता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, प्रेशर कांस्टेंट क्यों रहता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये चार्ल्स लॉ के लिए हम लोग एक फॉर्मूला और बनाते हैं, उस फॉर्मूला के बारे में सुनिए, फिर नेक्स्ट लॉ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वी विल राइट अबाउट द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर। प्रोपोर्शनेट का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू टी। ये टेम्परेचर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो दिस विल बी वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब चार्ल्स लॉ क्या कहती है? चार्ल्स लॉ कहती है कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आप टेम्परेचर डबल करोगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगी, टेम्परेचर हाफ करोगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगी, लेकिन इन दोनों का जो भी रेशो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा? उस गैस के लिए वो रेशो कांस्टेंट रहेगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर द रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। सो दिस इज द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को ऐसा भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ते हैं थर्ड, गैल्यूसाक लॉ, और यू कैन से दैट रिग्नॉल्ट लॉ। दो साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया था, तो उन दोनों के नाम पर इस लॉ को बोला जाता है, गैल्यूसाक लॉ और रिग्नॉल्ट लॉ। अब ये गैल्यूसाक लॉ और रिग्नॉल्ट लॉ क्या कहती है? ये कहते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा। तो इसमें हमें सबसे पहले कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट को समझो। सबसे पहले वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं? तो आंसर है क्लोज कंटेनर ले लो, और वो कंटेनर ऐसा होना चाहिए जिसकी वॉल फिक्स हो, जिसमें पिस्टन नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड वॉल होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो क्लोज कंटेनर लेंगे जिसकी वॉल्स फिक्स हैं। तो अगर वॉल्स फिक्स हैं तो क्या चेंज नहीं होने वाली? वॉल्यूम तो चेंज होने नहीं वाली, ये कांस्टेंट वॉल्यूम होगी। और कंडक्टिंग वॉल्स लेंगे, क्योंकि क्या चेंज करना है? टेम्परेचर राइज करना है। अब यहाँ पे बर्नर लगाएंगे, बर्नर लगा करके इसके अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, उसको गर्म करना शुरू करेंगे। तो ये जो सैंपल है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही हम इसको हीटअप करते हैं तो इसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेचर राइज होता है तो हम देखते हैं कि कंटेनर की जो वॉल्स हैं उस पर अब ज्यादा प्रेशर लग रहा है। क्यों? मान लो मैंने 100 जूल की एनर्जी दी बर्नर से, तो वो 100 जूल की एनर्जी कहाँ गई? तो आंसर है इन पार्टिकल्स में गई। तो पार्टिकल्स अब क्या करेंगे?
अगर पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ चुकी है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि क्या इंक्रीज हो चुकी है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो चुकी है, और वेलोसिटी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी वो उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। ये आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में स्टडी किया होगा कभी, दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो पार्टिकल्स की अगर वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, और जितने टाइम लगेगा उसको कोलाइड करने में उससे हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये याद रखना है आपको कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि अब ये कोलिजन में पहले से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर पहले से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो पार्टिकल जब जा करके इसकी वॉल को ऐसा हिट करेगा तो इस पर प्रेशर इंक्रीज हो चुका होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर भी किस पे डिपेंड करता है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। टेम्परेचर भी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर भी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर भी किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर पार्टिकल्स की आप वेलोसिटी इंक्रीज कर दोगे ना तो हम बोलेंगे कि उस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। ये नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे ये दोनों। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स एंड प्रेशर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। लेकिन उसको वेलोसिटी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, CRMS। उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, अभी आप इतना याद रखेंगे सिर्फ। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है गैलिसाक लॉ में या रेनॉल्ड्स लॉ में, तो इन इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल की एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी तो कॉलिजन में अब पहले से ज्यादा फोर्स लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा कंटेनर की वॉल पे। लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें कंप्रेशन एक्सपेंशन कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें कंप्रेशन एक्सपेंशन इनमें लिख सकते थे, लेकिन यहाँ तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, इसमें आपको कंप्रेशन एक्सपेंशन नहीं लिखना। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि अगर आप गैस को ठंडा करोगे, अगर आप सैंपल को ठंडा करोगे तो उस केस में प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी P इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T। T मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो प्रेशर डिवाइड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस का प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो कैसा रहता है, कांस्टेंट। अगर आप कंटेनर क्लोज कंटेनर लोगे, अगर आप क्लोज कंटेनर लोगे, ये इसकी कंडीशन है, अगर आप क्लोज कंटेनर लेंगे तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर डबल करोगे तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा, टेम्परेचर हाफ करोगे तो प्रेशर भी हाफ हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का रेशियो हमेशा कैसा रहेगा, उस गैस के लिए, उस सैंपल के लिए कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो दिस इज द गैलिसाक लॉ और यू कैन से दैट रेनॉल्ड्स लॉ। अब एक लॉ और बचती है, वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, तो एवोगैड्रो ने भी इसके बारे में एक लॉ लिखी थी। वो लॉ को मैं एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ। फोर्थ लॉ इज एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो ने ये बताया कि मेरे पास दो अलग अलग तरह की गैसेस हैं। ये जो कंटेनर है इसमें है गैस A, और दूसरा जो कंटेनर है उसमें अलग सैंपल है मेरे पास। दिस कंटेनर इज हैविंग गैस B। दोनों अलग अलग गैसेस हैं लेकिन कंडीशन आइडेंटिकल है। कंडीशन आइडेंटिकल है इसका क्या मतलब है, तो आंसर है कि हमने इसका प्रेशर मेजर किया, प्रेशर है P, इसका प्रेशर मेजर किया वो भी P है, इस कंटेनर की वॉल्यूम भी V है, इस कंटेनर की वॉल्यूम भी V है, थर्मोमीटर लगाया टेम्परेचर देखा T, इसका टेम्परेचर देखा वो भी T है। तो कैसी कंडीशंस है, तो आंसर है आइडेंटिकल कंडीशंस। सो इन आइडेंटिकल कंडीशंस if pressure, volume and temperature of both the gases are same, then the number of molecules in each gas will be same। तो इसका मतलब दोनों में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी क्या है, वो भी सेम होंगे।
अगर इसमें 1 मोल गैस थी तो इसमें भी 1 मोल गैस होगी। इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स थे तो इसमें भी 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही होंगे। किस कंडीशन में? जब दोनों कंटेनर की वॉल्यूम सेम होगी, दोनों कंटेनर्स के अंदर जो भी सैंपल है उसका प्रेशर और टेम्परेचर सेम होगा। तो इन आइडेंटिकल, अगर ये आइडेंटिकल कंडीशंस आपको मिल रही हैं तब आप ये बोल सकते हो कि दोनों कंटेनर में जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो सेम होंगे। सो दिस इज द एवोगैड्रो लॉ। अब इन सारी लॉज को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन कर देंगे तो कौन सी लॉ बन जाएगी? तो आंसर है आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, आइडियल गैस किसको बोलेंगे? आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें हम ये मानते हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो परफेक्ट स्फेयर है, स्फेरिकल है, और गैस के पार्टिकल जब कॉलिजन करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं होता, मतलब कि इलास्टिक कॉलिजन होते हैं। एफएफ चैप्टर में आप स्टडी करोगे, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर आएगा फिजिक्स फर्स्ट में, उसमें आप लोग स्टडी करेंगे इलास्टिक कॉलिजंस एंड इन इलास्टिक कॉलिजंस। तो वहां पर समझ आएगा कि जब पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो हो सकता है कि उनकी एनर्जी का लॉस ना हो, एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। इसके अलावा पार्टिकल्स इतनी दूर दूर होते हैं कि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो आइडियल गैस किसको बोलते हैं? आइडियल गैस, देखो प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल नहीं है गैस, कुछ कंडीशंस हम लोग मान सकते हैं ताकि हम जो कैलकुलेशन है वो आसानी से कर सकें, इजीली कर सकें। अब आइडियल गैस में सबसे पहला क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। और कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम साइज के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें ये कंसीडर करते हैं नो इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, नो इंटरेक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स। इंटरेक्शन का मतलब है सिर्फ कोलिजन होगा, नो इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एक्सेप्ट कोलिजन। सिर्फ कोलिजन हो सकता है और कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। दूसरे इंटरेक्शन कौन से हैं? अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स। जैसे मेरे पास इस कंटेनर में गैस है और ये जो गैस है इसके पार्टिकल ऐसा रैंडमली मूव कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। अगर ये अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल पर अट्रैक्शन फोर्स लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे पर अट्रैक्शन रिपल्शन लगा सकते हैं। ये कौन सा फोर्स होगा? तो आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दोनों एक दूसरे के, दोनों के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं और उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो रियल गैस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, लेकिन आइडियल गैस में हम ये मानते हैं कि ये दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ये बस कोलाइड कर सकते हैं एक दूसरे से, सिर्फ वही इंटरेक्शन होगा। और क्या मानते हैं? और ये मानते हैं नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी डिसिपेशन इन collisions and collisions are perfectly elastic। एनर्जी लॉस नहीं होता, इसी कोलिजन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ये एक स्पेशल कंडीशन है, जब सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल होंगे, मास सेम होगा, उस समय पर जब कोलिजन होगा तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो ये आइडियल गैस है। और पार्टिकल्स कैसा मोशन करते रहते हैं? कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन करते हैं। बस इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इसका टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन होना चाहिए। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो पार्टिकल स्टेशनरी होंगे, ब्लिंक नहीं करेंगे, किसी भी तरह का वाइब्रेशन नहीं करेंगे, मोशन नहीं करेंगे, जिसको हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की टर्म्स में। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ये है आइडियल गैस। बाकी की प्रॉपर्टीज आएंगी केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। अब आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं। तो ऐसी जो गैस होगी उस सैंपल के साथ में ये सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और ये सारी लॉज लिखी गई हैं। अच्छा, ये फिर आइडियल गैस हम कैसे बना सकते हैं? तो आंसर है कि आप हाइड्रोजन गैस लो, हाइड्रोजन गैस लो लेकिन रेयरेफाइड गैस लो। रेयरेफाइड गैस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पार्टिकल्स रेयर होने चाहिए, बहुत दूर दूर। ये पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, बस बाकी कंटेनर खाली है। तो हम बोलते हैं कि अब ये जो गैस है इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, अब इस गैस को हम आइडियल गैस बोल सकते हैं। तो जब हम लो प्रेशर पे, लो डेंसिटी पे गैस को एक कंटेनर में फिल करते हैं
तो वो कैसा बिहेव करती है, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। इक्वेशंस को कंबाइन करने, बॉयल्स लॉ क्या कहती है, बॉयल्स लॉ कहती है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बॉयल्स लॉ थी फर्स्ट। सेकंड हमने पढ़ा कौन सा, चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। चार्ल्स लॉ कहती है V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट रहता है। गैलुसाक लॉ कहती है प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। और अगर ये P V T तीनों ही बराबर हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी इक्वल होते हैं। तो अगर हम इन 3-4 इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो देखिए क्या स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट बनती है PV इज इक्वल टू N PV अपॉन NT इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हैं, इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस है तो 1 मोल को Na एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी यहाँ लिखा जा सकता है। अभी मैं नंबर ऑफ मोल लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये PV अपॉन NT कांस्टेंट है। देखो ये रहा PV, ये रहा V अपॉन T, यहाँ पर है V अपॉन T, और ये P अपॉन T, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को किससे लिखते हैं, तो आंसर है कैपिटल R से। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। मतलब कि 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। दिस इज द कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए ये एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। सो इट इज ए कांस्टेंट। अब देखिए इसका क्या मतलब है, PV इज इक्वल टू, अब देखो इक्वेशन बन गई PV इज अपॉन NT इज इक्वल टू R। ये NT को डिवाइड में इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू nRT। सो दिस विल बी द इक्वेशन, ये इक्वेशन आएगी। अब इससे मैं एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि मान लो पहले गैस का प्रेशर P1 था इनिशियल कंडीशन में और वॉल्यूम V1 थी, नंबर ऑफ पार्टिकल N1 है, या नंबर ऑफ मोल ले लेते हैं N1 है, और टेम्परेचर क्या है T1। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल सेम रहना चाहिए। तो चलो हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। हमने 1 मोल गैस के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो N की जगह पे 1 लिखा जाएगा, तो N के प्लेस पे 1 लिख देंगे। तो क्या आएगा, फर्स्ट कंडीशन में जब टेम्परेचर T1 है तो प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, और इसका जो रेशियो है वो क्या आ रहा है P1 V1 अपॉन T1। सेकेंड कंडीशन में हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम लोग T2 से लिखते हैं। जब टेम्परेचर T2 होगा तो प्रेशर P2 होगा और वॉल्यूम V2 होगी, लेकिन इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे वो इक्वल आएंगे। तो P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2, ये दोनों हमेशा कैसे रहेंगे, ये दोनों आपको हमेशा इक्वल मिलेंगे। तो टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगी, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो हमेशा एक फिक्स्ड कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या आएगा, वो कांस्टेंट आएगा 8.314, और नंबर ऑफ मोल क्या है, यहाँ पर भी 1 मोल गैस है, यहाँ पर भी 1 मोल गैस है, तो गैस तो सेम ही रहेगी ना एक्सपेरिमेंट में, उसको बदलेंगे थोड़ी। कंटेनर में 1 मोल गैस फिल कर दी तो उसी के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया, उसी के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया, और कंडीशंस को नोट किया, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। So this is the ideal gas equation.